गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं से ऐसा ही है कि संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें 3 समितियां हैं: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति। प्राक्कलन समिति को अंग्रेजी में एस्टीमेट समिति के नाम से भी जानते हैं और इस समिति में कुल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या, इसमें लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए होता है और इसका उद्देश्य है सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए। दूसरा हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जीर्णों वहन कहते हैं और प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और इसका अध्यक्ष निश्चित रूप से विपक्ष का सदस्य ही इसमें नियुक्त किया जाता है। यानी लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वे विपक्ष के ही किसी सदस्यों को इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है और यह जो है प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य बनाया जाता है और उन्हें मत देने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। माने जो राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं उनको इसमें मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा पूछता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है, तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट समिति का जुड़वा बहन कहते हैं और इसमें जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य यह है कि जो सीएजी का जो रिपोर्ट होता है, यानी यह समिति सीएजी के रिपोर्ट का परीक्षण करती है, जांच करती है और इसमें विपक्ष का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का। तो जब भी कोई सत्ता पक्ष के लोग या कर्मचारी या अधिकारी, कोई भी व्यक्ति यदि सीएजी के रिपोर्ट के रडार पर आता है, अगर गलत करता है, गबन करता है, यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उसके रिपोर्ट का ये अध्ययन करता है, जांच करता है और इसके रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर इसको रखवाता है। तो कोई भी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी इसके दायरे में आते हैं और सबकी पोल को ये खोलने का काम करता है और यह सार्वजनिक व्यय को दुरुपयोग से संबंधित बातें जब उजागर होती है तो कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसके आरोप एक बार लग जाते हैं तो उसे उसका आजीवन उसका पीछा छूटना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, जैसे ये घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बोफोर्स कांड इत्यादि, न जाने कितने ऐसे कांड हुए और जिसका उजागर जो है सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है उसको लोक लेखा समिति उसकी जांच की और उसके रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करती है और जो गबन में लिप्त लोग हैं उनकी धज्जियां खोलने का काम करती है, उनको उनकी जो कारगुजारियां है आम जनता के लोग के बीच सामने लाने का प्रयास करती है। तो लोक लेखा समिति का यही मुख्य कार्य है। अब आइए सार्वजनिक उपक्रमों की समिति जो होती है, यानी भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां होती है, जो सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, जिसमें नवरत्न है, महारत्न है, मुनि रत्न है, इन सारी कंपनियों में जो भी
आय व्यय है उसके जांच के लिए भी सरकार ने एक समिति बनाती है जिसको सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है 15 होती है। 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इनका कार्य भी वही है कि सार्वजनिक उपक्रमों के जो परीक्षण करता है और उनकी भी कमियों को उजागर करता है और इस समिति के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों को एक तरह से संसद का नियंत्रण होता है और कोई भी सरकारी कंपनी हो या सरकारी सेवक हो, संसद के संसदीय समितियों के माध्यम से उनके ऊपर नियंत्रण का कार्य होता है। लेकिन ये सारी कार्य जो है मतलब कार्य हो जाने के बाद ही इनका रिपोर्ट आता है, इसलिए काफी देर चुकी होती है। सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग हो चुका होता है। लेकिन यह समितियों का डर जो है हमारे चाहे राजनीतिक हो, अफसर हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कंपनियों में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर एक नियंत्रण का काम करता है। और इस तरह हम लोग देखें कि संसदीय समितियां 3 हैं जिसमें लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति और प्राक्कलन समिति। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके सदस्यों का नाम पूछ लेता है, कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्य क्या है। तो हमने आपको बता दिया कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का कार्य क्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जो लिया गया है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ, अशोक के सारनाथ जो अभिलेख है और उसके ऊपर जो चिन्ह बना है वहीं से लिया गया है अशोक यानी राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक। भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया, यानी पूछता है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक का चिन्ह है, अशोक चिन्ह है, अशोक के लाट से लिया गया है और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसके नीचे जो है जो प्रतीक चिन्ह है भारत का जो लाट है, रुपया पर भी देखते होंगे या सरकारी मोहरों पर भी, भारत सरकार के सार्वजनिक मोहरों पर भी भारत का जो अशोक का लाट चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और उसके नीचे एक लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता भी है कि सत्यमेव जयते जो भारत सरकार अपने अशोक के लाट चिन्ह या प्रतीक के नीचे जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के लाट से प्रतीक चिन्ह लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय झंडा की लंबाई पूछता है कि राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 3:2 होता है। राष्ट्रीय झंडा की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है और इसमें जो नीले रंग की चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है, यानी भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है, उस तिरंगा के बीच में जो चक्र बना रहता है उसमें 24 तीलियां हैं और इस झंडे की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई 3:2 है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा उसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया और राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया ऊपर जो रहता है उसको केसरिया, जो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य और त्याग का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग
हरियाली यानी समृद्धि का प्रतीक है, जीवन में समृद्धि का प्रतीक केसरिया रंग, शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रगान जो है यानी जन गण मन जो है वो राष्ट्रगान है, और इसको 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और इसके गाने में माने इसको गाने जब गाया जाता है तो 52 सेकंड लगते हैं। यानी राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। और सर्वप्रथम इसको लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1922 में इसको अपने तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको लिखा था, और इसका शीर्षक दिया था भारत भाग्य विधाता। और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में एक शीर्षक से इसको पत्रिका में इसको लिखा था, और वही उसे जो है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। जबकि राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, यानी ये राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगीत जो था इसको राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 दोनों को उसी समय स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। कोई पूछता है कि राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत कब गाया गया था? 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में इसको गाया गया था, और इसको गाने का समय 1 मिनट और 5 सेकंड लगता है। इसको गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, भारत के राष्ट्रीय जो कैलेंडर है जिसको हम राष्ट्रीय पंचांग की सरकारी प्रयोग के लिए इसका कब प्रयोग किया गया है? तो 22 मार्च 1957 को। यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको कब स्वीकार किया गया? तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। और इसका पहला महीना क्या स्वीकार किया गया? तो पहला महीना चैत है, और यह सामान्यतः 21 मार्च को एक लीप वर्ष में 22 मार्च से प्रारंभ होता है। एक लीप वर्ष में कब प्रारंभ होता है? तो 22 मार्च को प्रारंभ होता है, और इसका पहला महीना कौन होता है? चैत होता है। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इस राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया गया। धन्यवाद।